हेलो फ्रेंड्स, 15 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली है, इंडिया सीक्स कॉन्सुलर एक्सेस टू जाधव। तो कुलभूषण जाधव जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है, जिनको पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाया है ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग, उनके बारे में है। तो यहाँ पे इंडिया ने उनका कॉन्सुलर एक्सेस रिक्वेस्ट किया है कि उनको एक्सेस मिले, उनसे वो बात कर सके। तो ये उनको 13 बार डिनाई किया गया था। इंडिया ने फिर से कॉन्सुलर एक्सेस सीख किया है। तो अब वहाँ पे पाकिस्तान के जो एडवाइजर है टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सरताज अजीज, उन्होंने कहा है कि मिस्टर जाधव अपील कर सकते 40 दिन के अंदर अपीलेट कोर्ट में। उनका ये डेथ सेंटेंस के ऊपर मर्सी पिटीशन भी जा सकती है टू द आर्मी चीफ, और वो रिजेक्ट हो गए तो प्रेसिडेंट को भी वो मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पर इंडिया को यहाँ एक्सेस नहीं मिला है, तो वो है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एलिगेशन ये है कि ये स्पाई थे, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, इनके स्पाई थे जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्क कर रहे थे, और इंडिया का ये कहना है कि इनको ईरान से एक्चुअली अबडक्ट किया गया था, जहाँ पे ये बेस्ड थे। फिर अगला न्यूज आइटम है, जायंट यूएस बॉम्ब किल्स 36 सस्पेक्टेड आईएस मिलिटेंट्स। तो ये इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स जो ये अफगानिस्तान में ननगरहर जगह है, वहां पे ये बेस्ड है, पाकिस्तान से लग के है। तो इस्लामिक स्टेट ने इसको अपना कैलिफेट का पार्ट माना था और इसको नाम दिया था खुरासन। तो ये जो खुरासन ओरिजिनल नेम है वो यहाँ जगह को दिया गया था। तो यहाँ पे यूएस ने अब एक बॉम्ब गिराया, दिस इज द लार्जेस्ट कन्वेंशनल बॉम्ब जो कभी भी कॉम्बैट ऑपरेशंस में यूज हुआ हो। तो 9797 केजी का ये बॉम्ब है, GBU-43। तो इसको लॉन्च किया, ये तो कल ही न्यूज में था। आज की न्यूज ये है कि यहाँ पे 36 सस्पेक्टेड आईएस मिलिटेंट्स मारे गए, तो यहाँ पे केव्स में एलिजिडली छुपे हुए थे। कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर अगला न्यूज आइटम है, रिफॉर्म इन साइंस सेटअप सॉर्ट। तो ये एक रिपोर्ट लाई है गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने। तो यहाँ पे हेड्स ऑफ जो डिपार्टमेंट्स है, टॉप साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, साइंस, अर्थ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के हेड्स है, उन्होंने मिलके ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक सुपर बॉडी बनानी चाहिए जो रिसर्च और इंडस्ट्री को मिलाए। मतलब रिसर्च एक जगह होती है और इंडस्ट्री, मतलब रिसर्च का एप्लीकेशन नहीं किया जाता, तो दैट डिफीट्स द पर्पस। तो इसीलिए वो चाहते हैं एक बॉडी हो जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे, और वो सजेस्ट कर रहे हैं स्पार्क, सस्टेनेबल प्रोग्रेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज, ये बॉडी बनाई जाए। वो कह रहे हैं कि इंडिया को टॉप 3 कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ब्रॉड रोड मैप भी दिया है। तो 2030 तक ये पॉसिबल है। इवन वो चाहते हैं कि 10% ऑफ द टॉप 100 लीडर्स इन साइंस ये इंडियंस हो। तो यहाँ पे ये स्टेप्स क्या लेने चाहिए वो रिपोर्ट में इलैबोरेट किया उन्होंने। तो ये रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं हुई है, तो डिटेल्स अब पता नहीं है, पर इतना सामने आया है। तो वो कह रहे हैं कि एक मेजर चैलेंज जो है वो ये है कि साइंस के लिए फंडिंग जो है गवर्नमेंट से वो मिल नहीं पाता, क्योंकि साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स तो साइंटिस्ट से हेडेड है, पर इनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये सुपर बॉडी बनाया जाए, स्पार्क। फिर अगला न्यूज आइटम है, आर्मी यूजेस सिविलियंस एज शील्ड, स्पार्क्स आउटरीच। तो ये 2 वीडियोस वायरल जो हुई है, तो ये ये जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी जीप के ऊपर स्टोन थ्रोअर को टाई करके रैली किया गया, वो एक है। और दूसरा है, एक टीनेज प्रोटेस्टर को क्लोज रेंज से सिर में मारा गया। तो ये FIR इनके ऊपर दर्ज की गई है और आर्मी ने इनमें इन्वेस्टिगेशन का इनिशिएट किया है। फिर अगला है 60,000 अंडर IT स्कैनर। तो ये ऑपरेशन क्लीन मनी का सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है IT डिपार्टमेंट ने। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑपरेशन क्लीन मनी जो फेज 1 था, वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो लॉन्च किया गया था कि जो लार्ज कैश डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाए, तो वो ऑपरेशन क्लीन मनी था। तो जो इलीगल मनी है उसको सामने लाया जा सके। अब जो ऑपरेशन क्लीन मनी सेकेंड फेज लॉन्च किया गया, तो ये ब्लैक मनी अनहर्थ करने के लिए है। तो यहाँ पे 60,000 इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया जाएगा। तो इसमें से 1,300 हाई रिस्क पर्सन है, मतलब ये है जो उन्हें एक्सेसिव कैश सेल्स बताया है डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो वो ब्लैक मनी व्हाइट कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स लिए गए, तो उसके ऊपर यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन क्लीन मनी फेज 2 है। तो जो मनी का डिपॉजिट जो हुए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो अगर अनअकाउंटेड मनी है
तो क्या है उनके बारे में डिटेल्स इसमें सामने लाई गई थी। तो वो है फिर तो ये ऑपरेशन क्लीन मनी के बारे में 9 नवंबर जब से डिमोनेटाइजेशन इनिशिएट हुआ टिल 31 दिसंबर, तो इस टाइम में जो डिपॉजिट्स हुए उनके बारे में तो कहा जाता है 1 करोड़ अकाउंट से जिनमें ओवर 2 लाख डिपॉजिट किए गए थे। तो 18 लाख पीपल को आइडेंटिफाई किया गया था जिनके ट्रांजैक्शंस जो थे वो उनके टैक्स पेयर प्रोफाइल से मैच नहीं करते थे, तो नोटिस उनको भेजी गई थी आईटी डिपार्टमेंट से। फिर अगला है पीएम लॉन्चेस भीम आधार एप्लीकेशन। तो ये भीम आधार ऐप लॉन्च किया गया ऑन 14 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 126th बर्थ एनिवर्सरी। तो ये भीम ऐप ऑलरेडी लॉन्च किया गया है। तो अब ये भीम आधार ऐप आधार लिंक के साथ ये रीब्रांड करके लॉन्च किया गया। तो ये भीम जो है ये यूपीआई और यूएसएसडी का ही रीब्रांडेड वर्जन है। तो ये एप्लीकेशन है, मर्चेंट एप्लीकेशन है, मतलब आपको अगर कोई शॉप में खरीदने जाना है और आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है तो ये भीम ऐप अगर मर्चेंट के पास है और उनके पास एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, बायोमेट्रिक रीडर, फिंगरप्रिंट स्कैनर कुछ है और दोनों लिंक करके आप अगर अपना आधार नंबर से जो लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स आप दोगे तो वहां पे ट्रांजैक्शन भीम ऐप से हो सकता है। तो कुछ नहीं चाहिए, फोन भी नहीं चाहिए आपका, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये भीम आधार ऐप है। फिर अगला है इलाहाबाद हाई कोर्ट बिकम्स पायलट प्रोजेक्ट फॉर केस बैकलॉग स्टडी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन आया था फॉर बेल। तो ये कन्विक्ट है मर्डर केस में जिनको बेल चाहिए, तो इन्होंने अपना मर्डर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील किया था इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये अपील अभी तक पेंडिंग है, 10 साल ऊपर हो गए और ये पेंडिंग है और एक भी हियरिंग उस पर हुई नहीं है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया बेल के लिए तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि इतना डिले क्यों होता है, जब जुडिशियल बैकलॉग्स जो है हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स में उनको कम करने के लिए इतने स्टेप, सजेशंस, एक्शन प्लान्स लाए जाते हैं तो इफेक्ट क्यों नहीं होता, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है उसका। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक्चुअली वायलेशन माना जाता है। दिस इज कॉल्ड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। तो अगर आपको राइट टू स्पीडी ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल अपील्स नहीं मिल रहा है कि आपको ये स्पीडीली आपका ट्रायल हो और अपील्स भी जल्द से जल्द डिस्पोज हो, तो ये आपका फंडामेंटल राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज करेंगे और इसको स्कैनर के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि हाई कोर्ट्स पेंडेंसी जो पेंडिंग केसेस के साथ कैसे डील करती है। तो उन्होंने सीनियर एडवोकेट्स को भी अपॉइंट किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे और रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सिलेक्शन मतलब कोई उनकी कमेंट नहीं कर रहे उनके फंक्शनिंग पे या कोई डेफिशिएंसी नहीं है, पर एक पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है कि स्टडी किया जाए कि क्यों इतना डिलेज होते, कैसे पेंडेंसी कैसे डील की जाती है, एक्चुअली कहाँ गलत है, कहाँ प्रॉब्लम है जो ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है बैकलॉग। तो इसके ऊपर ये स्टडी है। तो ये जुडिशियल बैकलॉग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिजिटल ट्रेड जूम्स 23 टाइम्स। तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि डिजी धन मेला जो इनिशिएटिव लिया गया था वो अक्रॉस 100 सिटीज में इंडिया में हुआ है, उसमें डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर अवेयरनेस लाई गई है। तो ये डिजी धन मेलाज में ये नए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, नए आधार कार्ड लेने के लिए, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स बेसिकली चाहिए, तो उससे डिजिटलाइजेशन हो सकता है। तो वो यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है डिजी धन मेलाज में। इवन आधार एनेबल्ड पेमेंट्स, इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शंस, इनको भी मेंशन किया गया कि इसमें भी काफी इंक्रीज हुई है। भीम ऐप जो दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, इसके अंदर भी अराउंड 1.9 करोड़ डाउनलोड्स हुए इन जस्ट 4 मंथ्स। एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड एज सच। तो ये भी उन्होंने मेंशन किया और वो कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो नवंबर 2016 में हो रहे थे अगर वो मार्च 2017 से कंपेयर किए जाए तो 23 टाइम्स इंक्रीज है। तो ये हाईलाइट किया गया। और ये आधार एनेबल्ड पेमेंट और IMPS क्या होता है, तो IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इसमें डायरेक्ट इमीडिएट मनी ट्रांसफर हो सकता है थ्रू मोबाइल फोन या ऑनलाइन भी। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए बैंक अकाउंट को। तो ये IMPS सिस्टम आप 24/7 365 डेज है या कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये MMID होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, वो जनरेट होता है और आप अपना ट्रांजेक्शन उससे कर सकते हैं। और जो दूसरा है ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो ये AEPS, इसमें क्या चाहिए कि ये जो POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जो आप
जो एक सेलर के पास होता है, तो जो शॉप में आप जा रहे हैं वहां पे जहाँ ट्रांजैक्शन करना है उनके पास अगर ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है और बायोमेट्रिक रीडर, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो इससे लिंक किया जाता है, तो आपको सिर्फ अपना आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट बताना है। तो वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स से वहां पे आप अपना बैंक का नाम, आधार दो, तो उससे ये ट्रांजैक्शन आपका हो सकता है। तो इसके अंदर चॉइसेस भी आती है कि आपको अपना बैंक इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायर करना है कि कैश विड्रॉवल। तो सारे ये जो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल ये डिवाइसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली लाए जाते हैं IAPS लाने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ये इसमें आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। तो ये बैंक अकाउंट दो, ट्रांजैक्शन आपको कौन सा करना है सिलेक्ट करो, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की जाएगी, वो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, सक्सेसफुल वो मैच किया, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के पे स्लिप आएगी और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है टी एक्सपोर्ट्स लाइकली टू ड्रॉप आफ्टर हेल्दी राइज इन फाइनेंशियल ईयर 2016। तो टी के सेक्टर के बारे में हमने काफी पहले भी न्यूज देखा है कि कैसे टी सेक्टर जो है वो सफर कर रही है। टी यूनिट्स जो है वहां पे, यहाँ पे ये टी एस्टेट्स है जो वहां पे काफी लॉस हो रहा है, तो जो ओनर्स है वो उसको शट डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्कर्स है वो सफर करते हैं, उसके बारे में भी है। और टी प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ था, अब एक्सपोर्ट्स जब ये बढ़ भी रहा है, जब टी सेक्टर इज रिकवरिंग, एक्सपोर्ट्स अब डिक्लाइन होने के चांसेस है, क्योंकि इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो गया, क्योंकि कीनिया में बम्पर क्रॉप था, बांग्लादेश में भी ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से अब टी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है, तो उसकी वजह से सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगी, तो उससे टी एक्सपोर्ट्स इंडिया के भी डिक्लाइन होने के चांसेस है। फिर अगला है सैटर्न मून में होस्ट लाइफ। तो ये एनकेलेडस जो मून है, सैटर्न का मून है, ये आईसी मून है, आउटर सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि यहाँ माइक्रोब्स या और अदर फॉर्म्स ऑफ एलियन लाइफ पॉसिबल। इंफॉर्मेशन रिवील की जा रही है, ये मतलब प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो डेटा सामने आया है, नासा की जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उन्होंने यहाँ पे जो डेटा दिया उस वजह से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है एनकेलेडस एक स्मॉल मून है, तो ये आईसी क्रस्ट है, मतलब टॉप लेयर आईसी है, लेकिन इसके नीचे लिक्विड वाटर है, ओशन ऑफ लिक्विड वाटर है, तो इसमें हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है, तो वहां पे माइक्रोबियल लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अर्थ में भी जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां माइक्रोबियल लाइफ पाई जाती है, तो इसीलिए ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो है नासा की, तो ये 13 ईयर मिशन पे थी, एक्सप्लोरिंग द सैटर्न, इट्स मून्स और सैटर्न के रिंग्स। तो यहाँ पे अब ये फाइनल मंथ्स में है, तो ये मिशन एंड होगा, तो सैटर्न के एटमॉस्फेयर में ये कैसिनी क्रैश हो जाएगी इन सितंबर 2017। तो ये जो है फाइनल इनका मिशन जो है ये प्लैनेट और सैटर्न और उनके रिंग्स के बीच में के थ्रू 22 ऑर्बिट्स करेगी, फाइनली क्रैश होगी। तो ये एक इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ये जो मून है सैटर्न का एनकेलेडस, वहां पे माइक्रोब्स या एलियन लाइफ हो सकती है। दूसरा है इवन ऑन यूरोपा, यूरोपिया है जुपिटर का एक बिग मून है, तो जुपिटर के ये मून पे भी ऐसे ही सिमिलर प्लूम्स है, तो यहाँ पे भी आईसी एक्सटीरियर है और ये प्लूम्स निकलते ये जैसे ये दिखाया गया है कि ये आईसी क्रस्ट है, ये ओशन है, पूरा ओशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे यूरोपा में भी आईसी क्रस्ट है, ओशन ऑफ वाटर है, यहाँ से ये प्लूम्स ऑफ गैस निकलता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे भी माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यूरोपा का ये इन्फॉर्मेशन हबल स्पेस टेलीस्कोप से सामने आया है, उनके डेटा से, तो यहाँ पे इस बारे में है। तो ये कैसिनी सैटर्न पे जो प्रोब है और ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप भी नासा का है, ये अब सक्सीड करेंगे, इसको सक्सीड करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो ये नासा अब लॉन्च करेगी, 2018 में एक्सपेक्टेड है। फिर अगला है मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेजर ट्रोव बीन डिजिटाइज्ड एट बोरी। तो ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बोरी इन पुणे। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिजिटाइज किए जा रहे हैं। तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए काफी अटेम्प्ट्स किए गए। तो ये लेजेंडरी इंडोलॉजिस्ट है आरजी भंडारकर, उनके नाम पे ये इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं डिजिटाइजेशन के। तो ये बोरी इंस्टीट्यूट वन ऑफ द 32 मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्सेज सिलेक्ट की गई है इन 2003 अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने 2003 में लॉन्च किया था। तो अब ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री भी अब डिवाइड हो गई है, तो दो सेपरेट मिनिस्ट्रीज हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अलग और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलग।
तो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे ये 5 ईयर प्रोजेक्ट था टू प्रिजर्व द मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था, अब इसको डिजिटाइजेशन भी किया जा रहा है, तो वो एक डेवलपमेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, ओमान में होल्ड क्लूज टू रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये अल हज्जर माउंटेन है ओमान में, तो ये रेड माउंटेन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे जियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो ये माउंटेन्स का, ये रीजन का एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि यहाँ पे मेंटल एक्सपोज्ड है। तो अर्थ के लेयर्स होते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इनरमोस्ट लेयर। तो यहाँ पे जो क्रस्ट है वो नहीं, मेंटल ऊपर है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेस है, जो अर्थ प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, तो अर्थक्वेक्स होते हैं, और उसकी वजह से इरप्शंस के जैसे ये मेंटल ऊपर आ गया। तो जो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, तो यहाँ पे ये मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ये हुआ है। तो यहाँ जो मेंटल है, तो ये मेंटल में एक रॉक होता है पेरिडोटाइट। तो ये जो रॉक होता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो एयर में, वाटर में जो कार्बन है उसके साथ यहाँ रिएक्शन होकर यहाँ पे मार्बल और लाइमस्टोन बनता है। तो इसके ऊपर ये रिसर्चर्स ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो ऑलरेडी अर्थ पे, मतलब एटमॉस्फेयर में, एयर में, वाटर में जो कार्बन है, क्या उसको रिसाइकल किया जा सकता है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव हो सकता है। मतलब हम जो क्लाइमेट चेंज टैकल करने की बात करते हैं, तो एक चीज होती है कि कार्बन एमिशंस कम हो, मतलब नए कार्बन एमिशंस ना हो। और दूसरी चीज ये है कि जो कार्बन एमिशंस ऑलरेडी है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो कार्बन है उसको निकाला जाए। तो ये जो स्टेप है, ये कार्बन को रिसाइकल करने के लिए अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि क्या कार्बन को यहाँ से रिमूव करके, रिसाइकल करके हम यहाँ पे कुछ जो है कार्बोनेट फॉर्म, तो ये मार्बल लाइमस्टोन है, कार्बोनेट फॉर्म में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके ऊपर यहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं। तो रिसर्चर्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं इसको। तो जो ऑलरेडी सी स्काई में कार्बन है उनको निकालना। तो यहाँ मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, और जो कार्बन रिच वाटर है उसको यहाँ पे जो सबमर्ज्ड रॉक्स में यहाँ पे डाला जाए। तो यहाँ से फिर वो सबमर्ज्ड रॉक्स कार्बन केमिकली एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर से, और वाटर फिर से सरफेस पे लाया जा सकता है, और जो कार्बन रिच वाटर है उसको लाया जा सकता है। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह जो है कार्बन एब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर बाहर आएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये जो ओमान में यहाँ है, आप ये देख सकते हैं ये रीजन, तो यहाँ पे ये मेंटल एक्सपोज है ये रीजन में। तो ये ओशनिक क्रस्ट है, मेंटल है, तो यहाँ पे ये मेंटल सामने आ जाए। तो इसी के बारे में, तो यही अल हज्जर माउंटेन रीजन है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।